नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बैठकों का दिन था। सबको इंतजार था कि आज 4 बड़ी बैठकें हैं। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज सीसीएस की बैठक थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स उसकी बैठक थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसकी बैठक थी और एक कंप्लीट फुल कैबिनेट बैठक थी। हर एक को ये इंतजार था दरअसल बैठकों से निकलेगा क्या। बहुत कुछ निकला है, उनमें से कुछ चीजों पर आज बात होगी। साथ ही बात होगी राफेल के ऊपर। भारत ने फ्रांस से वो क्या चीज मांगी है, अगर वो फ्रांस भारत को दे देता है तो राफेल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम शायद उसे भेद ना पाए। शायद अकेला राफेल ही बहुत होगा पाकिस्तान को यह याद दिलाने के लिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। उसकी भी बात होगी। सबसे पहली बात बैठकों की। सीसीएस की बैठक थी, पहलगाम के बाद दूसरी सीसीएस की बैठक है। पहली 24 तारीख को हुई थी, 22 को पहलगाम, 24 को बैठक। उसमें बहुत सारा होमवर्क दिया गया होगा सब लोगों को कि भैया इंटेलिजेंस वालों को ये लेके आना है, आर्मी वालों को ये लेके आना है। बहुत कुछ जो होमवर्क दिया गया था, आज एक तरीके से हेडमास्टर ने वो होमवर्क चेक किया होगा और नए टास्क, नए असाइनमेंट दिए गए होंगे। ये सब बातें हुई, उसमें से कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसको रिवैम्प कर दिया गया है। उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। 7 लोगों का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष अब आलोक जोशी होंगे, जो पहले रॉ के हेड रह चुके हैं। उसके अलावा एयर मार्शल पीएम सिन्हा होंगे, जो एयर डिफेंस और एयर स्ट्रेटेजीज को देखेंगे। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह होंगे, जो काउंटर इंटरजेंसी माफ कीजिएगा इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट रह चुके हैं। उसके अलावा रियर एडमिरल मोंटी खन्ना और राजीव रंजन वर्मा रिटायर्ड आईपीएस होंगे। कौन है राजीव रंजन वर्मा? जो पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं ना भारत से, चिन्हित कर कर कर, ये इन्हीं की मास्टरमाइंड है। इन्हीं के द्वारा ये पूरा का पूरा ऑपरेशन रन किया जा रहा है, या इन्हीं का एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रेटेजी है, जिसके कारण आज हम चिन्हित कर पा रहे हैं कि भारत में कौन कौन रह रहा है और कैसे कैसे निकालना है। अब पता लग रहा है ना, 40-40 साल से रह रहे हैं। कोई सीआरपीएफ में कांस्टेबल है, उसकी पत्नी बन गई है। कोई शादी करके रह रहा है, किसी के बच्चे यहाँ हैं, चुनाव तक लड़ चुके हैं। क्या स्थिति निकल कर आ रही है? 5 लाख से ज्यादा लोग हैं ऐसे। और जितने लोगों की शादी यहां से वहां हुई है ना, उससे ज्यादा लोगों की शादी वहां से यहां हुई है। यानी पाकिस्तानी बहुएं भी बहुत हैं भारत के अंदर, उन पे भी नजर रखी जाएगी। जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, ये राजीव रंजन वर्मा की वजह से चल रहा है। इसके अलावा मनमोहन सिंह, ये भी रिटायर्ड आईपीएस है, और बी वेंकटेश वर्मा रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर है। तो ये सब लोग, अब इनकी जिम्मेदारी होगी जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उनको सलाह देना। अपने डोमेन का डोमेन एक्सपर्ट है। कोई इंसर्जेंसी को ध्यान में रखे अपना काम करता है, कोई एयर डिफेंस है, कोई मैरीटाइम है, कोई एम्बेसडर रहा है, रशिया में एम्बेसडर रहे हैं। तो जिस तरह का व्यापक एक्सपर्टीज है उनके पास, अब वो मल्टीपल डिफरेंट डोमेन में जो उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी मदद से जो सहायता है वो एनएसए की करेंगे। और ये एडवाइजरी बोर्ड है, जरूरी नहीं है इनकी बात मानी जाए, लेकिन ये सपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल जी को और साथ ही प्रधानमंत्री को कि आपको इस डोमेन में इस तरीके से चीजें करनी चाहिए। ये काम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, शायद जिसकी कोई बात नहीं कर रहा था, और ये एक तरीके से धमाका है। और इसके ऊपर जब न्यूज बन के निकलेगी ना, तो आप समझिएगा पाकिस्तान तक सिरहन उठ जाएगी। दरअसल भारत में जो सीसीएस है, भारत ने उस पर चर्चा की है कि जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना, क्या उसे हटाया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई है। मुझे याद है सबसे पहले मनोहर पर्रिकर की तरफ से, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, ये बात आई थी कि भारत इसके ऊपर कंसीडर कर सकता है कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, खासकर उसके ऊपर जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन अब भारत इसको शायद इस पर चर्चा कर रहा है और हो सकता है कि इस पॉलिसी को चेंज कर दे। अगर भारत को लगता है कि दूसरा देश कर सकता है, या ऐसी स्थिति है कि भारत को लगता है कि उसकी संप्रभुता और रक्षा के लिए जरूरी है, तो वो प्रीएम्प्ट कर कर ये हमला कर सकता है। अब पाकिस्तान यही तो कहता था, पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं थी, वो यही तो गिदड़ बक्की देता था, हम चला देंगे जी। वहां का हर रिक्शा ठेले वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक हम एटमी मुल्क हैं, बस उसके पास एक ही बात थी। अब उन्हें लगता था भारत तो पहले चलाएगा ही नहीं। और भारत कितना जिम्मेदार मुल्क है, लगभग 9-10 देशों के पास है परमाणु बम। 2 को छोड़कर, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर, किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि मेरे पास परमाणु बम है। ये गली के गुंडों की तरह सिर्फ यही 2 देश हैं जो ये कहते फिरते हैं हमारे पास परमाणु बम है, क्योंकि इन्हें पता है इसके अलावा इनके पास है ही कुछ नहीं।
इसलिए जो भारत है वो अपनी फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है उसके ऊपर विचार कर रहा है। अगर ये होता है तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक सर्कल है ना, उसके अंदर बहुत कुछ चर्निंग होगी और उसे समझ आएगा कि वो उसने क्या गलती कर दी है, उसे बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था भारत इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर देगा। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से पीछे हट जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो पिटारे से अगर निकल जाए तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, और आ रहा है। इसलिए तो कह रहा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। इसलिए तो यूएन से कहता है कि भैया भारत को समझा लीजिए। इसलिए तो अलग अलग देशों को फोन कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि इस बार रिजॉल्व बहुत मजबूत है भारत का। और भारत जो जो चीजें अब तक नहीं करता आ रहा था, अगर वो अब कर रहा है तो समझिए स्थिति कितनी गंभीर है और सरकार कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे के प्रति। इसके अलावा प्रधानमंत्री का एक दौरा होना था रशिया में, बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। उनका जो नेशनल डे है उसके ऊपर होना था। प्रधानमंत्री का वो दौरा भी कैंसिल हो गया है। यानी कुछ चीजें हैं जो भविष्य में सरकार को दिखाई दे रही होते हुए, तो सरकार ये नहीं चाहती, लीडरशिप नहीं चाहती कि उस समय वो देश से बाहर हो। उसके अलावा किस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। राफेल की बात सबसे आखिर में, उससे पहले पाकिस्तान किस तरीके से घबराया हुआ है अपने रिसोर्सेस को लेकर। दरअसल पाकिस्तान ये दम भरता है ना, मेरे पास F-16 है जी, मेरे पास JF-17 है, मेरे पास फला चीज है फला। उसने अपने जितने भी F-16 हैं वो सारे उठाकर भारत की बॉर्डर से जितनी दूर हो सके वहां पर ले जाकर रख दिए हैं। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से S-400 को अपने बॉर्डर एरियाज में, या कहें पाकिस्तान के पास, मुझे नहीं पता कहां पे, लेकिन कहीं पर डिप्लॉय कर दिया है, उससे लगभग पूरा पाकिस्तान S-400 की जद में आ जाता है। सिर्फ 3 बेसिस ऐसे हैं पाकिस्तान के जो S-400 की जद में नहीं आते हैं। वो है समोंगली, पासनी और क्वेटा। जो आप ये देख सकते हैं 3, ये जो सर्कल बने हुए हैं इससे 3 अलग लेफ्ट साइड में जो 3 बेसिस हैं, सिर्फ ये 3 बेस ऐसे हैं जो S-400 की जद में नहीं आते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं, S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। यानी जितने गोल घेरे बने हुए हैं इसके अंदर कोई भी चीज होगी उसे S-400 डिटेक्ट कर हवा में ही मार गिरा सकता है। वो भले ही प्लेन हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, कोई भी चीज जोड़ती है उसे ये डिटेक्ट करेगा और ये इस गोले के अंदर उड़ा सकता है। लेकिन जो उसकी डिटेक्शन रेंज है ना, रडार की रेंज, वो 600 किलोमीटर है। यानी 600 किलोमीटर तक पकड़ सकता है और 400 तक मार सकता है। और 600 किलोमीटर का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उसकी रेंज में है। यानी अगर क्वेटा से भी, पसनी से भी, कहीं से भी कोई प्लेन उड़ेगा, F-16 उड़े, JF-17 कोई भी उड़ेगा, भारत उसे डिटेक्ट कर सकता है। और जैसे ही रेंज में आएगा, जो भारत के राफेल है, भारत का और सुखोई जो जेट है, जैगवार है, मिराज है, कोई भी है, उसके अंदर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइलें हैं उन्हें दाग कर क्वेटा से उड़ा, हमें पता लग गया जी उड़ गया। जैसे ही सर्कल के अंदर आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर वो डिटेक्ट करके उस पर फायर किया जा सकता है। और S-400 एक साथ दर्जनों टारगेट्स को चिन्हित कर उड़ा सकता है। ये कैपेबिलिटी है। यानी कि 36 प्लेन भी आ रहे हैं ना, 36 ड्रोन, 36 मिसाइलें एक साथ आ रही हैं, तो एक साथ कैपेबिलिटी S-400 की उन्हें डिटेक्ट कर मार गिराने की, ये स्थिति है। तो इसलिए उसने जानबूझकर अपने F-16 सारे के सारे पीछे कर, और जो JF-17 है उन्हें बॉर्डर पे लगाया गया। कारण बताता हूं। F-16 को दिक्कत क्या है कि अमेरिका के साथ जो डील है कि वो काउंटर इंसर्जेंसी में तो यूज कर सकता है, तालिबान के साथ यूज कर सकता है, भारत के साथ नहीं कर सकता। उसे ये दिक्कत है कि अगर अब मैं उसे जो एक्सरसाइज वगैरह हो रही है और सब चीजें हो रही है, अगर उसमें इस्तेमाल करूंगा तो वियर एंड टियर हो जाएगा, कोई पार्ट चाहिए होगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि जो एक्सरसाइज है उस दौरान गिर भी जाए। खबर आ रही है कि 2 F-16 ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब क्योंकि फॉग ऑफ वॉर इतना मिस इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता, गिरा है नहीं गिरा, जो भी है, लेकिन संभावनाएं हैं कि गिर सकते हैं, टूट फूट हो सकती है। एक बार जेट हवा में जाता है तो बहुत कुछ उसके अंदर टूट फूट होती है, उसकी पूरी सर्विस होती है, वो नीचे आता है। और इन सब जेट्स को उड़ाने का पर घंटे का खर्चा भी हजारों डॉलर में आता है। तो इसलिए ले जाकर उसने ना शो पीस की तरह अलग रख दिया। JF-17 उड़ा रहा है क्योंकि उसे पता है इसकी जो मरम्मत है वो सब है, चाइनीज हमें कर देंगे इजीली है। F-16 की अपेक्षा में ये ज्यादा इजी है, इसलिए JF-17 आगे रखे हैं, F-16 पीछे रखे हैं, और S-400 का डर है। साथ ही जो भारत का फायर पावर है आज के समय में 2019 से बहुत बेहतर हो गया है। आप ये बताइए, जो राफेल है, अगर उसमें हम मिट्योर मिसाइल जोड़ देते हैं तो पहले तो राफेल जो 4.5 जनरेशन है और जो ये F-16 वगैरह ये 4th जनरेशन है,
तो उससे पहले ही उन्नत, उसमें मीटियोर जैसी मिसाइल आप जोड़ देते हैं, फिर उसे S-400 से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आप ये बताइए डिटेक्शन से लेकर और मारक क्षमता तक कहां पहुंच जाएगा भारत। उसके बाद S-400 में आप बराक 8 जोड़ दीजिए जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, उसके बाद आप इसमें आकाश जोड़ दीजिए जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। तो जो कोई चीज पास से उठे, दूर से उठे, कहीं से भी उठे, और राफेल जैसे और बड़े बड़े जो सू MKI है, और उसके अलावा जैगुआर है, मिराज है, और MiG-29 है, वो भी अपग्रेडेड है। आप ये मत मानिएगा बहुत पुराना है तो इनके अपेक्षा नहीं होगा, किस तरीके से उसमें उन्नत रडार फिट किए गए हैं, नई मिसाइलें फिट की गई हैं, तो लगभग सब एक रेंज के हैं। राफेल सबसे बेहतर है। 26 और आएंगे, और उसके बाद 104 की डील हो रही है, बात चल रहा है। तो राफेल किस तरीके से भारत की पूरी फोर्स के अंदर आ रहे हैं, मरीन से लेकर आर्मी और एयरफोर्स सबको वो मिल रहे हैं, एयरफोर्स तक को। तो निश्चित तौर पर इसकी वजह से जो पाकिस्तान है थोड़ा डरा हुआ है, इसीलिए अपने सारे के सारे जो फ्लैगशिप है ना, F-16 है जी, अच्छा जी कहां है जी, अजी वो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, सबसे आगे तो हमने वो छोटा सा खटारा खड़ा कर दिया, पहले ये गिरेगा, वो तो हमने दिखाने के लिए, अपनी पब्लिक को बताने के लिए कि F-16 है हमारे पास। तो ये डर है इस तरह की, अगर इस तरीके से मिलिट्री स्ट्रेटेजाइज कर रही है पाकिस्तान, तो आप समझिए पैनिक किस स्तर का है। उसके अलावा अभी जब बात हो रही है राफेल की, तो आप ये समझिए कि भारत ने फ्रांस से एक ऐसी चीज मांगी, अगर फ्रांस वो दे देता है तो राफेल ब्रह्मास्त्र होगा, और अकेला होगा पाकिस्तान के लिए। भारत ने फ्रांस से राफेल के लिए सोर्स कोड मांगा है। क्या है सोर्स कोड? अभी जो हमें राफेल प्लेन मिला है ना फ्रांस से, उसमें सेट है कि ये मिसाइलें लगेंगी, ये इसका एवियोनिक्स है, इस तरीके से रडार सिस्टम काम करेगा, इस तरीके से प्लेन को वो लॉक करेगा, इस तरीके से फायर करेगा, हर चीज प्रीफिक्स्ड है। लेकिन भारत ये कह रहा है कि आप हमें सोर्स कोड दे दीजिए ताकि हम इसके सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके, ताकि इसके एवियोनिक्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। यानी कि हमें रडार की रेंज बढ़ानी है, घटानी है, हम चाहते हैं कि इसके डिस्प्ले हमारे हिसाब से हो जाए। इसके अलावा टारगेट लॉक कैसे हो, यह भारत तय कर सके। भारत अपने हिसाब से जो नई मिसाइलें आई हैं उन्हें इसमें ऐड कर सके, अस्त्रा MK2 इसमें ऐड कर सके, और रुद्रम एंटी रडार सिस्टम है वो इसमें ऐड कर सके। उसके अलावा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से भारत देखना चाहता है, किस तरीके से वो जीपीएस भारत के लिए काम करे, वो नेविगेशन सिस्टम भारत अपने हिसाब से इसमें इंटीग्रेट कर सके। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, मान लीजिए एक राफेल दूसरे राफेल से बात कर रहा है या किसी और प्लेन से बात कर रहा है, उसका एनक्रिप्शन, वो जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से सिक्योर रहे, ये भारत तय कर सके। भारत उस चीज के लिए वो सोर्स कोड उन लोगों से मांग रहा है। अब ये नेगोशिएशंस चल रही हैं, थोड़ा सा जो फ्रांस है उसकी तरफ से, जो दसॉ है जो कंपनी से बनाती है उसकी तरफ से थोड़ा सा रिलक्टेंस है। दरअसल वो नहीं चाहती कि जो हमारा आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो किसी देश के पास जाए, क्योंकि इस आईपी की वजह से ही, बाकी तो लोहा है, जो आईपी है यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहती कि वो आईपी किसी तरीके से भारत से वो शेयर करे। और भारत क्योंकि अगर बड़े ऑर्डर देता है तो कुछ पार्शियल ट्रांसफर उसका हो सकता है। हमें याद है इजराइल को भी अमेरिका ने F-35 के लिए पार्शियल ट्रांसफर किया था, भारत उसी के प्रयास में। उसको आईपी का भी लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, उसे यह भी डर है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी भारत से कहीं और ना चली जाए, या भारत इसका इस्तेमाल करके एक बेहतर वर्जन ना बना ले, शायद हमारी जरूरत ही ना पड़े। तो ये सब चीजें हैं जो फ्रांस की तरफ से थोड़े से एप्रीहेंशन है, लेकिन भारत इसी के लिए बात कर रहा है, क्योंकि भारत के पास आज सबसे उन्नत अगर कोई फाइटर जेट है तो वो राफेल है। और गोला बारूद तोप से ज्यादा जरूरत आज इसी तरह के प्लेन्स की है, जो बियॉन्ड विजुअल जाकर, प्लेन यहां पर है, दूसरे प्लेन वाले को दिख भी नहीं रहा कि राफेल कहां है, और यहां से मिसाइल छोड़े, या राफेल को दिख नहीं रहा है मेरा टारगेट कहां है, 200 किलोमीटर है, यहीं से मिसाइल छोड़ी सीधा 200 किलोमीटर जाके गिरा। यानी हमें बहावलकोट के ऊपर या हमें बालाकोट के ऊपर या कहीं ऐसी जगह प्लेन ऊपर नहीं ले जाने, अपनी सीमा के अंदर रहते हुए हम मिसाइल स्ट्राइक करें, जाके उस पर गिर जाए। ये प्रयास है भारत का, इसलिए वो सोर्स कोड मांग रहा है। अगर वो सोर्स कोड भारत को मिल जाते हैं तो आप ये मानिए भारत अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। 1999 में हमें याद है जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स लेट चलते थे हमारे सिस्टम्स में, अमेरिका ने उसे थोड़ा लेट कर दिया था, हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं देता था। 1971 के टाइम में यूके ने भी हमें टेक्नोलॉजी में वो ट्रांसफर करने में थोड़ी सी दिक्कत करी थी। लेकिन अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो आप ये मानिए राफेल का जवाब फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। हाँ, कोई आगे समर्थन कर दे, भैया चाइना का ये फला टेक्नोलॉजी तुम ले लो, अमेरिका कह दे, तो बात अलग है। एट प्रेजेंट जब बात हो रही है तो राफेल का मुकाबला नहीं है। और कैसे नहीं है उसका भी उदाहरण देता हूं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ही क्लेम कर रहे हैं कि कल रात 4 राफेल पीओके के अंदर घुसे, रेकी करके आए,
जब उन्हें पता लगा, जब उन्हें स्क्रैम्बल करने के लिए उड़े, यानी कि उन्हें वहां से भगाने के लिए, उनका पीछा करने के लिए उड़े, उससे पहले भारत में आ भी गए। तो कैपेबिलिटी देखिए कि उनके रडार सिस्टम को किस तरीके से ये भेज सकता है, किस तरीके से इसकी स्पीड कैसी है, किस तरीके से वो लोग इसे भाप के इसके पीछे आने में जितना समय लेते हैं, उससे पहले ये कहां से कहां जा सकता है। यही अंतर है। 4th जनरेशन F-16 बहुत पुराना है, किस तरीके से राफेल काम कर रहा है, ये सब जानते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि युद्ध आज का है, ये युद्ध आज का नहीं है, ये युद्ध बहुत पहले समझ लिया गया था सरकार की तरफ से, इसलिए डायरेक्ट ये अपग्रेडेशंस चल रहे थे। राफेल आ रहा था, ब्रह्मोस आ रहा था, इन सब की तो बात ही नहीं हो रही अभी, ब्रह्मोस वगैरह की। तो ये और किस तरह की कैपेबिलिटीज हैं भारत के पास, एयर डिफेंस में हो और एयर अटैक में हो, वो मरीन से हो या वो प्लेन से हो, एयरफोर्स करे, वो सब कुछ भारत के पास है। इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ, इसलिए रात को 2-2 3-3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अंग्रेजी में बोलता है वो बिना मूछ वाला, अरे भारत 24 घंटे में हमला कर देगा, 36 घंटे में हमला कर देगा। क्या हो गया था रात को? क्या सही में राफेल घुस गए थे? सही में स्थिति खराब है पाकिस्तान की, इसलिए करना पड़ रहा है। और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में कर रहे हो। अरे तुम्हारी जनता का तो 1% भी इंग्लिश नहीं समझता, इसे बताना चाह रहे थे। कहां है घबराहट? और ये डर अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।